नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बात सबसे पहले भिंड की, जहां 5 लोगों के हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। दोषी अंकुर दीक्षित को फांसी की सजा दी गई है। आपको बता दें कि 2016 को वीरेंद्र नगर इलाके में एक हत्याकांड हुआ था। 4 बच्चों और एक महिला की हत्या की गई थी। तो बच्चों को बचाने के लिए शिक्षक अंकुर ने और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दिलीप सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, 2016 का मामला है, 5 लोगों के हत्याकांड पर आज फैसला आ गया है। जी, निश्चित तौर पर ये एक भिंड जो जिला न्यायालय का एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें जो आरोपी है जो अंकुर जो दीक्षित है, उस पर जो न्यायालय ने इसको फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही इसमें जो साक्ष्य मिटाने के भी एक 7 साल का इसमें सजा सुनाई है और 10,000 का इसमें जुर्माना भी किया है। हालांकि एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। घटना 14 मई 2016 की एक जो घटना है, इसमें तो जो कोतवाली थाना क्षेत्र के वीरेंद्र नगर का ये पूरा मामला था। तो वहाँ पर जो अंकुर जो दीक्षित जो आरोपी है, वहाँ पर एक जो रीना शुक्ला जो है उनके घर पे बच्चों को पढ़ाने के लिए आया करता था। और उस दिन जो उसकी जो 5 लोगों की जिसमें जो बच्चियों को पढ़ाने के लिए आता था, उसमें 4 बच्चे और एक रीना शुक्ला महिला के इसमें हत्या कर दी थी। और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद जो आरोपी ने जो साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया था, इसमें जो चाकू था जिससे उसकी हत्या की गई थी और उसको एक तालाब में फेंक दिया गया था। इसको साक्ष्य मिटाने के आरोप में भी पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया था। कई साक्ष्य भी इसमें जुटाए थे और इसमें जो बड़ा जो ऐतिहासिक फैसला आया हुआ है। ठीक दिलीप, जिस तरह से उसे कोर्ट लाया गया था, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी? जी, निश्चित तौर पर जो एक बड़ा सनसनीखेज जो हत्याकांड था, जिस तरह से जो आरोपी था, जो 5 हत्या का आरोपी था, इस कारण से जो काफी जो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद के तहत जो आरोपी को जो जिला न्यायालय जो जेल से जिला न्यायालय के लिए लाया गया था और यहाँ पर कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुनाई है। जी, शुक्रिया दिलीप इस तमाम बातचीत के लिए। तो पीड़ित पक्ष अब राहत महसूस कर रहा है और साथ ही शहर के लोगों का भी उस समय एक रोष देखा गया था। और ये वही हत्यारा जो कि उस घर में पढ़ाने के नाम पर बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन इसने इस जघन्य अपराध और इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। तो दोषी अंकुर दीक्षित को फांसी की सजा सुनाई गई है। बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक अंकुर ने उनकी हत्या की थी। 5 लोगों की हत्या की गई थी। मां और बच्चे इसमें शामिल थे और आज द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाई है। 5 लोगों की जघन्य हत्याकांड में फैसला 2016 का ये पूरा मामला, जिसे आज कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया। दोषी अंकुर दीक्षित को फांसी की सजा सुनाई गई है और साथ ही साक्ष्य मिटाने के मामले में भी सजा मिली है। साक्ष्य जो मिटाए गए थे, जो एक चाकू था जिससे हत्या की गई थी, वो भी तालाब में फेंक दिया था। तो 3 बच्चे, एक महिला और एक युवक की हत्या की थी। मध्य प्रदेश बीजेपी लोकसभा चुनाव के टिकटों को लेकर अभी तक नामों पर सहमति नहीं बना पाई है। हालांकि भोपाल में आज प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में नामों पर चर्चा जरूर हुई है और इस दौरान नेताओं के रिश्तेदार भी अपनी दावेदारी जताने के लिए पार्टी दफ्तर पहुंचे। तो वहीं नेताओं को और उनके रिश्तेदारों को टिकट देने को लेकर विरोध भी देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी का मंथन जारी है। भोपाल में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी 29 सीटों के दावेदारों के नामों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। हालांकि चर्चा में आए नामों की सूची बनाई गई है, जिसे लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह दिल्ली जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक नामों पर फैसला 22 मार्च को दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा। अभी नामों की सूची बनाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ चर्चा करने के लिए जैसे निमंत्रण आएगा, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली रवाना होंगे। जो भी नाम विचारार्थ आएंगे, उन नामों को हम केंद्रीय चुनाव समिति में ले जाएंगे और केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम रूप से किसको संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ाना है, इसका फैसला करेगी।
इधर टिकट वितरण से पहले बीजेपी में विरोध भी शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा विरोध नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट देने को लेकर है। भोपाल के बीजेपी दफ्तर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने राजगढ़ सांसद रोडमल नागर के खिलाफ प्रदर्शन कर उन्हें दोबारा टिकट देने का विरोध किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह की विदिशा सीट से दावेदारी की खबरों के बीच उन्हीं के रिश्तेदार और बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री रवीश चौहान ने विरोध में मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर साधना सिंह को विदिशा से टिकट दिया गया तो वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अपने पति के ऊपर इस तरह का कोई आरोप ना आने दे शिवराज सिंह जी के ऊपर। उन्हें खुद ही इस बात को आगे आकर मना कर देना चाहिए कि मैं विदिशा से नहीं लड़ूं, और चूंकि दूसरी सीट से लड़ने में उनका भी सम्मान रहेगा और पार्टी को भी एक मजबूती मिलेगी। इस विरोध के बीच नेताओं के बेटे और बेटियां टिकट की दावेदारी करने पार्टी मुख्यालय पहुंच गए। पूर्व मुख्यमंत्री गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन ने बालाघाट सीट से दावेदारी जताते हुए कहा कि वो पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता हैं और इसमें वंशवाद की कोई बात नहीं है। विगत 10 वर्षों से सतत क्षेत्र में कार्यरत हूँ और उससे भी ज्यादा सक्रियता से 2014 से मैं क्षेत्र में हूँ। इसके पहले भी 2014 में प्रदेश नेतृत्व द्वारा मुझे कहा गया था कि हम आपकी चिंता करेंगे। हालांकि नेताओं के रिश्तेदारों की टिकट के लिए दावेदारी सबके सामने है, लेकिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। तोमर सांसदों के टिकट बदलने के सवाल को भी टाल गए। पर क्या विचार हुआ सर? देख रहे थे बाहर तमाम दावेदार थे, मौसम दीपू भार्गव, साधना सिंह के नाम की भी चर्चा बाहर कई लोग कर रहे थे। तो मैंने आपको कहा ना कि चुनाव समिति के भीतर क्या चर्चा हुई, ये इस विषय का उल्लेख मैं नहीं करूँ। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है। एक तो इतने विरोध के बीच टिकट फाइनल करना और दूसरा विधानसभा चुनाव में सत्ता हथिया चुकी कांग्रेस की रणनीति के जवाब में अपनी बेहतर रणनीति बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इधर जबलपुर हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर 27% जो किया गया था, राज्य सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल सरकार ने एक अध्यादेश जारी करते हुए ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, जो 25 अप्रैल से शुरू होने जा रहा था। जी हां, नीट प्री पीजी काउंसिलिंग के जरिए मेडिकल एजुकेशन में भी दिया जाना था और इस फैसले के खिलाफ 3 छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें इंदिरा साहनी मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया था, जिसके मुताबिक आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने से मध्य प्रदेश में यह सीमा 50 से बढ़कर 63% हो गई। याचिका में कहा गया था कि अगर आरक्षण की सीमा 63% होती है तो न सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ होगा, बल्कि सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के हित भी प्रभावित होंगे। फैसले पर रोक लगाने के साथ ही कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। हाईकोर्ट ने मेडिकल एजुकेशन विभाग के प्रमुख सचिव और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के खिलाफ नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते में उसका जवाब मांगा है। इधर हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश कांग्रेस मीडिया कमेटी के हेड शोभा ओझा ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। वहीं बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार पर निशाना साधा है। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि सरकार ने यह फैसला चुनावी फायदे के लिए किया था। इन सबके बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि वे इस मसले पर विधि विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करेंगे और तय सीमा के अंदर कोर्ट में जवाब पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के प्रति वचनबद्ध हैं। देखिए, रिजर्वेशन पॉलिसी जो इंडिया में है वो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत ये कहती है कि जो SC OBC का जो टोटल रिजर्वेशन है वो किसी भी हालत में 50% के ऊपर नहीं एक्सीड होना चाहिए। 15 साल से प्रदेश के ओबीसीओं को गुमराह कर रहे थे। मोदी जी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे गौड़ साहब हो, तमाम ओबीसी के नुमाइंदे ओबीसी की राजनीति करते हो ओबीसी के कंधों पे चढ़ के मुख्यमंत्री बन गए, पर उन्होंने इनके समाज के लिए कुछ नहीं किया था। यहाँ तक कोर्ट का सवाल है, हम इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और ओबीसी का अधिकार उनको दिलाएं। कांग्रेस को ये कोई इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है जब तक कोई कानून में बदलाव नहीं होगा, और इनने जो अध्यादेश जारी किया था ये गैर संवैधानिक था।
कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर में जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र की बूथ कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है और उन्हें 6 सूत्री जिम्मेदारी सौंपी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में तीनों सीटों पर भाजपा को उखाड़ फेंका है, उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का सफाया करना है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की जोड़ी को लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली जोड़ी बताया। सिंधिया ने कर्ज माफी पर कहा कि जिन किसानों की कर्ज माफी रह गई है, उनकी कर्ज माफी आचार संहिता खत्म होते ही कराई जाएगी। सिंधिया ने बीजेपी की ये कहा कि मैं भी चौकीदार मुहिम पर उन्होंने निशाना साधा है। कांग्रेस की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 55 लाख किसानों का 40,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ होगा। स्वयं मैंने सर्टिफिकेट बांटे। अब कोई आ रहा है कह रहे सर्टिफिकेट मिला दोगे तो 2 लाख मिलेगा। जो नाटक नोटंकी है और मुखौटा है वो भी उतर गया है। कई लोग गए थे सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कि हमको मिला है ऋण माफी, अब दीजिए हमको पैसा, फिर मुंह बंद हो गया उनका। और फिर क्या बोला इन्होंने, तो चुनावी जुमला है। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी ने जबलपुर के कई सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बीमार कर दिया है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से सैकड़ों कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ये सिलसिला और तेज हो गया, जिसके बाद अब चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए विभिन्न विभागों में तैनात सरकारी कर्मचारी और अधिकारी खुद को बीमार और अनफिट साबित करने की जुगत भिड़ा रहे हैं। चुनाव ड्यूटी से अपना नाम हटवाने के लिए सरकारी कर्मचारी और अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं और कोई आंखों की कमी की रोशनी का हवाला दे रहा है, कोई बार बार बुखार आने के साथ तो कोई शुगर की बीमारी की वजह बता रहा है। हालांकि कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनको वास्तव में शारीरिक परेशानियां हैं, लेकिन इसके बावजूद चुनाव में ड्यूटी उनकी लगा दी गई। और इसी के चलते जबलपुर में बनाए गए मेडिकल बोर्ड में बीते 10 दिनों में करीब 200 कर्मचारी खुद को अनफिट बताते हुए आवेदन कर चुके हैं। इनमें से 30 से 40 कर्मचारी अनफिट घोषित किए भी जा चुके हैं। पैरालाइज से हाथ पैर चलता नहीं है, मान लो कोई वजन उठाना तो कैसे उठाएंगे, गाड़ी में बैठना कैसे बैठेंगे। बोर्ड का सहयोग है, शासन का सहयोग है, ड्यूटी सरकारी नौकरी है, ड्यूटी तो करना पड़ेगा। नहीं, जैसे आप कैंसिल कराने आए, क्यों चाह रहे हैं कैंसिल कराना? पीओ में लगी है, दाहिना हाथ खराब है, मेरी ड्यूटी किसी दूसरे उसमें लगा दे, मैं करने को तैयार हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। और अभी लगभग ये इसको 10 दिन के करीब हो गए हैं। यहाँ पे हम लोग डेली इलेक्शन ड्यूटी के लिए करीब हमारे पास 15 से 20 आते हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों को ड्यूटी के लिए फिट पाया जाता है और जो आधे से ज़्यादा फिट नहीं पाए जाते हैं उनको अनफिट का सर्टिफिकेट दिया जाता है। कमलनाथ सरकार के रोजगार के नाम पर गाय भैंस चराने के फैसले के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़कों पर उतर गई। भोपाल में बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर सूट पहनकर भेड़ बकरियों को चराने के लिए नाराजगी जाहिर की। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे समेत सैकड़ों कार्यकर्ता बैंड बाजा बजाते हुए मवेशियों को चराते हुए नजर आए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीसीसी का घेराव करने की भी कोशिश की। आज भारतीय जनता युवा मोर्चे का एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा है। कमलनाथ जी ने कहा था कि हम ढोर चराने का, बैंड बजाने का प्रशिक्षण देंगे। कमलनाथ जी, आपने मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा और छलावा किया है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इंदौर के भैयूजी महाराज सुसाइड केस में आजाद नगर सीएसपी सुरेंद्र सिंह तोमर ने 366 पेज का एक चालान कोर्ट में पेश किया, जिसमें यहां सेवादार विनायक दुधाले, पलक पुराणिक और शरद देशमुख पर ब्लैकमेलिंग के आरोप का जिक्र है। भैयू महाराज को ब्लैकमेल किया जा रहा था, इसके सबूत भी भैयू महाराज की पत्नी डॉक्टर आयुषी ने पुलिस को सौंपे हैं, जिसमें भैयू महाराज का ब्लैंक चेक शामिल है। भैयू महाराज की आत्महत्या के मामले में मुख्य सेवादार शरद देशमुख, विनायक दुधाले और पलक पुराणिक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, जबरन वसूली करने और संपत्ति हथियाने के लिए षड्यंत्र करने का आरोप है। एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र के मुताबिक चालान में यह बताया गया कि पलक, विनायक और शरद महाराज को डिप्रेशन की बीमारी होने की पर डॉक्टरों की दवाओं के बदले हाई डोज दवा देते थे, फिर उनसे अश्लील चैटिंग कर उन्हें अपने जाल में फंसाया था। इसी के तनाव में
वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। पुलिस ने चालान रिपोर्ट में ये भी उल्लेख किया है कि जो सुसाइड नोट महाराज ने सेवादार विनायक के नाम लिखा था वो भी डिप्रेशन की दवा के नशे में सेवादारों ने षड्यंत्र के तहत आत्महत्या के पहले लिखवाया था। तीनों ही आरोपियों ने मिलकर महाराज को ब्लैकमेल किया और उनसे रुपये भी वसूले। तो विनायक दुधाले, पलक पुराणिक और शरद देशमुख को यहां आरोपी बनाया है और सीएसपी ने 366 पन्नों की रिपोर्ट पेश की है। भैयू जी महाराज के सुसाइड प्रकरण में जो पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया है उसमें चार्जशीट प्रस्तुत की गई है। इसमें जो तथ्य मुख्यतः सामने आए हैं कि उनके जो 2 सेवादार थे और एक जो महिला का इसमें पहले नाम आया जिनको गिरफ्तार किया गया है, उन लोगों के द्वारा मिल करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था। गुना के साक्षी मेडिकल कॉलेज को हाईकोर्ट से करारा झटका मिला है। जबलपुर हाईकोर्ट ने साक्षी मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं को दूसरे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किए जाने पर रोक लगाने की कॉलेज प्रबंधन की मांग खारिज कर दी है। दरअसल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जरूरी सुविधाएं न होने पर एमसीआई ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी, जिसके बाद कॉलेज के छात्र छात्राओं की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने उन्हें प्रदेश के दूसरे निजी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करने का फैसला सुनाया था। इसके बाद साक्षी मेडिकल कॉलेज ने याचिका दायर करके ये कहा कि एमसीआई ने केंद्र सरकार से सहमति नहीं ली थी, लिहाजा शिफ्ट करने की प्रक्रिया रोक दी जाए। बहरहाल हाईकोर्ट ने अपने पुराने आदेश और छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए उनकी शिफ्टिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इधर ग्वालियर के साड़ी कारोबारी हेमंत जैन की हत्या के मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पत्नी ने जुर्म कबूल करते हुए ये बताया कि 4 दिन से पति को मारने की प्लानिंग थी। वहीं हत्या का मास्टरमाइंड मृदुल गुप्ता अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस आरोपी को तलाश कर रही है। दरअसल कारोबारी की पत्नी और मृदुल गुप्ता का काफी मेलजोल है और इस बारे में उनके परिवार को भी पता था। इससे पहले भी कारोबारी हेमंत जैन के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद उसने दूसरी जगह फ्लैट ले लिया था, जिसके बाद दोनों ने मिलकर कारोबारी की हत्या की प्लानिंग की और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस हत्या के मास्टरमाइंड को तलाश रही है। तो होली का त्योहार बस अब कुछ घंटों का समय बचा है और ऐसे में इस रंगों के त्योहार के माहौल की हम बात करेंगे बुलेटिन के आखिरी में, जहां गिले शिकवे दूर कर हर कोई रंग गुलाल के साथ खुशियों की बौछार में सराबोर होना चाह रहा है। होली आने में अभी 2 दिन बचे हैं, लेकिन इंदौर की स्कूल कॉलेज में अभी से रंगों का खुमार चढ़ गया है। जायजा लिया हमारी संवाददाता शालिनी हार्डिया ने। होली का उत्सव ने शबाब पर है, हर जगह बस महफिलें सज रही है और होली का जो सेलिब्रेशन है वो जारी है। इस समय हम देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में मौजूद है, जहां पर छात्रों का जो उत्साह है वो थम नहीं रहा है। ढोलक की थाप पर सब जो होली का त्योहार है उसको मनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक अलग ही चाम, एक अलग ही क्रेज, एक अलग ही उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। सीधे छात्रों से ही बात करते हैं, कितने ज्यादा उत्साहित है, किस तरह से होली सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा मेरी आखिरी होली है इस कॉलेज में। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं बस ये सोच रही हूँ कि कॉलेज लाइफ के जितने भी मज़े वो सारे यहाँ लूट लूँ। अच्छा, ये लास्ट ईयर है आपका, आपसे जानना चाहूँगी किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये एक्चुअली ये हमारा लास्ट सेमेस्टर है, तो हम सब दोस्तों ने पहले से डिसाइड किया था कि हम आएंगे और लास्ट ईयर तो ऑब्वियसली एंजॉय करेंगे। होली बहुत अच्छा फेस्टिवल है, सो वी एंजॉयड इट अ लॉट। और भी लोगों से जानती हूँ किस तरह से मना रहे हैं आप? मैम बहुत ही हमारा लास्ट है फेस्टिवल है, क्योंकि IIP है इसमें, तो इस पर मैं कहना चाहूँगा कि हमें काफ़ी एंजॉय करने को मिल रहा है और लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है। उत्साह, ये उमंग, शायद